पहले ही दोनों नामों को एक्सेप्ट किया है, इंडिया और भारत। जब डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो बहुत सारे नाम आए थे, इंडिया के बहुत सारे नाम थे, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ठीक है। तो जो असेंबली थी उसने ये दो नाम चुने, एक इंडिया जो मॉडर्न वर्जन है, मॉडर्न स्टेट रिप्रेजेंट करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री रिप्रेजेंट करता है, एक नया देश, एक नया नाम, एक नई दुनिया का। लेकिन जो भारत है ये हमारी पूरी पूरी हिस्ट्री को, हमारे पूरे हेरिटेज को लेके चलता है, इसीलिए हमने दोनों नाम लिया, ठीक है। अब दूसरा अगर आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो ये बोलता है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका अगर सेकंड में मैं पढ़ूं, इसका सेकंड में क्या बोला है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब हिंदी में अगर आप देखते हो तो फेडरेशन और यूनियन दोनों को संघ ही बोला जाता है, ठीक है, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन आप इंग्लिश में अगर देखोगे तो दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। हम यहाँ चाहते तो वर्ड फेडरेशन भी तो यूज कर सकते थे, है ना। हम यहाँ पे अगर चाहते, इसको क्या हो गया, नहीं भैया हमको एडिट नहीं करना है, हम अगर चाहते तो यहाँ पे वर्ड यूनियन के बजाय फेडरेशन भी बोल सकते थे। अंतर समझिएगा क्या है, अमेरिका इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका जो है, दोनों का ट्रांसलेशन संघ ही होता है, अमेरिका जो है वो फेडरेशन है स्टेट्स का। बहुत सारे स्टेट्स आए, 50 मिले और देश बना। पहले इंडिया बना, उसके बाद राज्य बने, स्टेट्स बाद में बने, इंडिया पहले आया। स्टेट्स बनते ही इसलिए है ताकि एडमिनिस्टर करना आसान हो जाए, है ना, देश को चला पाना, गवर्न कर पाना इजी हो जाए, है ना। इसीलिए मैंने उस दिन एक सेंटेंस बोला था ना, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, किसका, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिस्ट्रक्टिबल अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल टूट नहीं सकता, मिट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, इसकी बाउंड्रीज चेंज नहीं हो सकती, है ना, कम नहीं हो सकती, बढ़ सकती, कम नहीं हो सकती, बढ़ जरूर सकती है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है किसका, विनाशीय स्टेट्स का, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। स्टेट्स टूट सकते हैं, स्टेट्स खत्म हो सकते हैं, नए बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उनका नाम बदल सकता है ना। तो हमने उस दिन ये देखा था ना, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। हमने वर्ड फेडरेशन इसलिए नहीं चुना क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट्स पहले नहीं आए। फेडरेशन आप कब चुनते हो, जब स्टेट्स के बाद कंट्री आती है। अमेरिका में स्टेट्स की बाउंड्री ऑल्टर नहीं कर सकते, स्टेट्स का नाम बदल नहीं सकते, हर स्टेट का अपना खुद का संविधान है। छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं, हर स्टेट की अपनी खुद की नागरिकता है, सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक देश है, हम एक देश के नागरिक हैं, ठीक है। हमारी सिटीजनशिप है, सिटीजन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट इंडिया का ही मिलेगा हमको, है ना। स्टेट का, छत्तीसगढ़ का पासपोर्ट नहीं मिलने वाला, छत्तीसगढ़ का कोई संविधान नहीं है, छत्तीसगढ़ की कोई अलग पॉलिटिकल व्यवस्था नहीं है। जो भी चीजें हैं, जो सेटअप पूरे इंडिया के लिए है वो सेम सेटअप छत्तीसगढ़ के लिए, और ये सारा सेटअप एक ही किताब में दिया है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहीं नहीं लिखा है ना। तो चाहे स्टेट्स हो चाहे सेंटर हो, दोनों को पावर कहाँ से मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसीलिए हमने वर्ड यूज किया यूनियन, ठीक है। फेडरेशन जो है, फेडरेशन में स्टेट्स को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है जितना कंट्री को दिया जाता है। यूनियन में यूनियन सबको साथ लेके चलने वाला है, ठीक है। एक और चीज आपको डिबेट में मिलेगी, क्या, हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलते हैं ना, सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल हॉस्पिटल, है ना। लेकिन एक्चुअली जो वर्ड है वो सेंट्रल नहीं है, वर्ड क्या है, यूनियन। वर्ड सेंट्रल नहीं है, केंद्रीय नहीं, वर्ड क्या है, यूनियन। क्यों, क्यों, सेंटर एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है ना।
सेंटर इज अ पॉइंट। तो हमने जब ने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो गया, एक इंसान के पास, एक संस्था के पास पावर आने लगा, बाकी सबसे पावर छीन के एक जगह इकट्ठा हो गया, आ गया, इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंटर मतलब बिंदु, केंद्र, जिसके पास सारे पावर्स हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब होगा एक पूरा का पूरा सर्कल, यूनियन संघ सबको लेके चल रहा है, केंद्र अपने आप पॉइंट अपने आप में अकेला है। तो यूनियन इज लाइक अ सर्कल, सेंटर इज लाइक द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन यूनियन सबको लेके चल रहा है। हमने वर्ड फेडरेशन नहीं लिया, हमने वर्ड लिया यूनियन। तो बहुत डिबेट चली इस चीज पे भी कि कौन सा वर्ड यूज करना है, फेडरेशन बोलना है, यूनियन बोलना है, ठीक है। तो भारत को महत्व पहले दिया गया, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया यूनियन। भारत टूट नहीं सकता। भारत स्टेट्स उतने इंपॉर्टेंट तो हैं, पर स्टेट्स की अपनी खुद की अलग आइडेंटिटी नहीं है। मतलब पॉलिटिकल आइडेंटिटी उसकी फिक्स्ड नहीं है, उसकी पॉलिटिकल या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंडेफिनिट नहीं है, वो खत्म हो सकते हैं, है ना, लेकिन देश रहेगा। स्टेट्स बदल सकते हैं पर देश रहेगा, नाम बदल सकता है पर देश रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया, यूनियन। अब टेरिटरी बताता है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे पास कितने स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, 28, 28 स्टेट्स हैं हमारे पास। और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा, इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसका, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कितने शेड्यूल हैं एट प्रेजेंट हमारे संविधान में, 12। हाँ जी, हाँ कशिश बताइए। यस मैम, 12 बोल रहे हैं, 12 शेड्यूल्स है। अच्छा ठीक, कितने शेड्यूल हमारे पास, 12। पहला शेड्यूल आप खोल के देखोगे तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, कितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट का नाम, ये सारा कहाँ मेंशन है, हर यूनियन टेरिटरी का नाम। तो इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज हैं अभी इंडिया के अंदर, उन सबका लिस्ट ऑफ नेम्स है फर्स्ट शेड्यूल में। तो क्या बोला है, जितनी भी स्टेट्स और टेरिटरीज हैं, यहाँ पे जो टेरिटरीज है ना, ये यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करती हैं। तो हमारे पास इन टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और क्या बोलता है, तो इसी चीज को थर्ड में इलैबोरेट किया गया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सारे राज्य, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड, ठीक है। हमारा बस चले, हम पूरी दुनिया को इंडिया बना के कर सकते हैं, हमारे पास ये पावर है। अगर दुनिया इंडिया में आनी चाहती है, या फिर हमने कोई कंट्री इन्वेड की है, अक्वायर की है, तो बिल्कुल वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इंडिया को छोटा नहीं कर सकते, बड़ा जरूर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट डे स्टेट्स, ठीक है, प्रेजेंट डे यूनियन टेरिटरीज, और फ्यूचर में अगर हम कोई टेरिटरी अक्वायर करते हैं तो इसका पहला एग्जांपल बनाती हूँ, वो अक्वायर्ड टेरिटरी कौन सी हो सकती है। तो 1974 में सबसे पहली बार सिक्किम इंडिया में, इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम इंडिया का पार्ट होना चाहता था। उस टाइम वहां पे एक रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम मतलब आम जनता ने वोटिंग की और बोला, मेजोरिटी ऑफ देम सेड कि हमको भारत का हिस्सा बनना है। तो पहले इंडिया का वो बना एसोसिएट स्टेट, वो पूरी की तरह इंडिया के यूनियन का पार्ट नहीं है, बट एसोसिएटेड है इंडिया से, ठीक है। फिर उसके स्टेटस को एसोसिएट स्टेट से हटा के इंडिया का स्टेट बना लिया गया 1975 में, उसको पूरी तरह इंडिया के यूनियन में इंक्लूड कर लिया गया, वो भारत का अंग बन गया, ठीक है। तो पहले 74 में सिक्किम इसका एग्जाम्पल होता अक्वायर्ड टेरिटरी का, ठीक है। 75 में ये बन गया स्टेट। क्लियर है इतना, क्या बोलता है ये, वो स्टेट अलग नहीं चाहते, वो तो देश ही अलग चाहते हैं।
एक देश बनाना चाहते हैं, वो कंट्री क्या कर रहे हैं? तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि आप इंडिया की यूनिटी या इंटेग्रिटी को थ्रेटन नहीं कर सकते। क्या करने चाह रहे? बांटने की कोशिश कर रहा है ना, बांटने की बात कर रहा है ना, तोड़ने की बात कर रहा है ना देश को। खालिस्तानी गधे लोग, ठीक है। तो वो इंडिया को बांटने की बात कर रहे हैं, वो नया स्टेट डिमांड नहीं कर रहे हैं। नया स्टेट तो बहुत सारे स्टेट्स डिमांड कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र का एक रीजन है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें एक नया स्टेट चाहिए। बिहार का एक रीजन डिमांड कर रहा है, यूपी का एक रीजन डिमांड कर रहा है। वो डिमांड तो आती रहती है, हाँ, रिजेक्ट होते रहते हैं भाई। नया स्टेट बनाना, नई स्टेट मशीनरी बनाना बहुत खर्चे का काम है, ठीक है। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आप नया स्टेट बना सकते हो। पुराने दो स्टेट्स को मिला सकते हो, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना सकते हो। 2019 में हमने देख लिया कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हो, ठीक है। बांट भी सकते हो, जम्मू कश्मीर को कर दिया। आप इतने सारे बदलाव कर सकते हो, इंटरनल बदलाव आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। लेकिन अगर बात आए इंडिया की बाउंड्री छोटी करने की, तो आप यूनिटी और इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आप ऑलरेडी देशद्रोह का काम कर रहे हो। ये डिमांड इन इटसेल्फ इज देशद्रोह, ठीक है। ये आर्टिकल क्लियर है, ठीक है। इसको एक बार हिंदी में देख ले, हिंदी में देख लीजिए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, ठीक है। जैसे गोवा, ठीक है, पहले वो एसोसिएट स्टेट बना, लेकिन उसके बाद वो बन गया क्या? स्टेट बन गया, प्रॉपर स्टेट बन गया। आपको ये मिल जाएगा, मिल जाएगा, पूरा ले लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। भारत के हाँ, गोवा पहले पोर्चुगीज टेरिटरी का पार्ट था। गोवा जो है वो सबसे पहले पोर्चुगीज टेरिटरी का पार्ट था। इसको करेंगे आगे। गोवा 1961 में गोवा को पोर्चुगीज भगाए, गोवा लिए, गोवा लिए, दमन एंड दीव लिए, ठीक है, पोर्चुगीज भगा दिए। उसके बाद अगले साल 1962 में पौंडीचेरी में फ्रेंच बैठे थे, ठीक है, फ्रेंच भगाए, पौंडीचेरी को अपने अंडर लिए। लेकिन सबसे पहले इनको हमने स्टेट नहीं बनाया, इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया, यूनियन टेरिटरीज बनाया। उसमें भी 1987 में गोवा को स्टेटहुड दे दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में भी तो यही बात बोल रही जा रही है ना कि ढंग से एडमिनिस्टर करके तो देखो, हम स्टेटहुड दे देंगे, है ना। दिल्ली भी तो डिमांड करता है हमको स्टेट बनना है, कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टेट बन जाए, थोड़ा मुश्किल है। किसको? दिल्ली को? यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी रहने देने का रीजन यही है क्योंकि वो स्पेशल एरियाज हैं, वो कल्चरली डिस्टिंक्ट हैं, या फिर वो डेवलपमेंटली जो नॉर्मल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ना उसके सार में नहीं है। तो यूनियन को, यूनियन टेरिटरी होती क्या है? सेंटर या फिर यूनियन डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहा है ना उसको, है ना, डायरेक्ट खुद चला रहा है ना उसको, किसी को दिया नहीं हुआ उसने। अगर किसी को सौंप देंगे, दे देंगे, तब सौंपेंगे ना जब वो ग्रो कर चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है। या फिर हम नहीं चाहते कि उसकी कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस खत्म हो, ठीक है। हमारे पास कितने अभी रिसेंटली 2 यूनियन टेरिटरीज मिले भी थे, कौन से? दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, उन दोनों को जोड़ दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये क्या बात करता है? आर्टिकल 2 कंफ्यूजन हो सकता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। एक बात करता है एडमिशन की, दूसरी बात करता है फॉर्मेशन की, ठीक है। तो आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये बात कर रहा है किसकी? एस्टैब्लिशमेंट की। एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना मतलब अगर कोई नया, मान लो हमको चाइना चाहिए, भगवान ये वीडियो वायरल मत हो जाए, मान लेते हैं हमको चाइना चाहिए,
ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 2 के अंडर हम अक्वायर कर सकते हैं नई टेरिटरी। तो इंडिया की टेरिटरी अगर बढ़ानी है तो चेंजेस आप कैसे ला सकते हो? नई टेरिटरी को इंडिया के अंडर ला सकते हो। कैसे? आर्टिकल 2 से। ठीक है, कैसे ला सकते हो? आर्टिकल 2 इंडिया की टेरिटरी चेंज कर सकते हो। चेंज में भी सिर्फ बढ़ा सकते हो। कैसे? आर्टिकल 2 से बहुत आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 3। क्या लिखा है? संसद विधि द्वारा, जो भी है, हाँ 2 को ही बता रही हूँ। तो कौन ला सकता है? इंक्लूड कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। स्टेट नहीं बोल सकता कि मेरे को चाइना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इंडिया बोल सकता है। चेंजेस कौन ला सकता है? इसके लिए लॉ कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। थर्ड आर्टिकल क्या बोलता है कि जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं हमारे पास, ऑलरेडी जो इंडिया की टेरिटरी है, उसमें अगर हमें कोई बदलाव करना है तो वो हम करेंगे आर्टिकल 3 के जरिए। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया। एरिया कम करना है, बड़ा करना है। छत्तीसगढ़ को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मध्य प्रदेश को वापस छत्तीसगढ़ से जोड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ को उड़ीसा से जोड़ सकते हैं। सारे स्टेट्स को हटा के बस एक यूनिटरी इंडिया रह सकता है। कुछ भी हो सकता है। एरिया चेंज कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। कौन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 इंडिया को इंट्रोड्यूस करता है। इंडिया भारत है, ये एक राज्यों का संघ है और उसमें राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है इसकी टेरिटरी में, और कोई भी वो एरिया जो हम नया ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 बात करता है इंडिया को अगर हमको बड़ा करना है, नई टेरिटरी लानी है, तो क्या करेंगे? मान लो हमने चाइना ले लिया, आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट एक बिल पास करेगा, न्यू स्टेट ऑफ चाइना। ठीक है, चाइनापुर नया राज्य हो गया। ठीक है, उसको ले आएंगे, उसको कैपिटल बना देंगे और रूल कर लेंगे उस पर। आर्टिकल 3 क्या बात करता है? मान लेते हैं इतना बड़ा राज्य है चाइना, उसको हमको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, तो किसके अंडर करेंगे? पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 के अंडर बोलेगा चाइना को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ऊपर वाला पार्ट उत्तर चाइना, उत्तर चाइनापुर, दक्षिण चाइनापुर, हो गया, बट गया। चेंजेस कर लिए आर्टिकल 3 के अंडर। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? हाँ, इसको देखते हैं। आर्टिकल उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैंने समझा दिया। ठीक है, उसमें वही है, न्यू स्टेट्स को जोड़ना है, एक स्टेट को तोड़ना है, स्टेट को यूनियन टेरिटरी से जोड़ना है, एक ही स्टेट को तोड़ना है, यूनियन टेरिटरी को तोड़ना है, किसी स्टेट को खत्म कर देना है और नाम बदल देना है। जिस भी प्रकार से आप किसी के अंदर एरिया को चेंज कर सकते हो, इंटरनल बाउंड्री को चेंज कर सकते हो, वो सारी चीजें दी हैं आर्टिकल 3 में, प्रकार दिए हैं उसके। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि पहले दूसरे और तीसरे के अंदर आपको जो भी बदलाव करने हैं वो करने के लिए आपको किसी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। आप ये सारे काम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। सिंपल मेजोरिटी उस दिन समझाया था ना। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 50% प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, कोरम कितना चाहिए? मिनिमम अटेंडेंस कितना चाहिए? 55 का लोकसभा में, राज्यसभा में 25 का। मान लेते हैं 200 आ गए लोकसभा में, 100 आ गए राज्यसभा में। 200 में से 100 वोट करने को तैयार है लोकसभा में, 50 वोट करने को तैयार है राज्यसभा में। यहाँ पे 51 और यहाँ पे 26, एक ज्यादा ना। कितने लोगों की अगर अग्रीमेंट मिल गई मिनिमम, तो मिनिमम अगर आपके पास 75 लोगों का अग्रीमेंट है, 75, 76, 77 ले लो, चलो 77 लोगों का अग्रीमेंट है, तो आपका ये बिल पास हो जाएगा। इसको हम अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करते, ये छोटे मोटे बदलाव हैं, इसको हमको कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं, बस यही लिखा है। और जब भी आप ये 2 में बदलाव करते हो तो आप 2 शेड्यूल्स और बदलते हो। क्यों? शेड्यूल 1 तो बदलना पड़ेगा ना, नया नाम लिखना पड़ेगा या कोई नाम हटाना पड़ेगा, है ना। तो पहला चीज इसके साथ क्या बदला जाता है? फर्स्ट शेड्यूल, पहला शेड्यूल बदलेगा। दूसरी चीज इसके साथ 4th शेड्यूल भी बदलता है। 4th शेड्यूल क्यों? 4th शेड्यूल में जो राज्यसभा है ना, उसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं, किस स्टेट से कितने, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, किस स्टेट से कितने। मान लेते हैं छत्तीसगढ़ बढ़ गया 2 में, अभी राज्यसभा से एक्स नंबर ऑफ लोग जा रहे थे, ठीक है, राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से,
अब डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कितना बड़ा एक प्रदेश कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके हिसाब से अब दो राज्यों से अलग अलग मेंबर्स जाएंगे ना, दोनों नए छत्तीसगढ़ पुराने छत्तीसगढ़ से अलग अलग मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा में, तो उसकी संख्या डिटरमाइन करता है चौथा शेड्यूल। चौथे शेड्यूल में राज्यसभा में स्टेट वाइज कितने लोग जाएंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसकी संख्या है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसीलिए जब भी आप 2 या 3 के अंतर्गत कोई भी बदलाव करते हो, आर्टिकल 2 के अंदर या आर्टिकल 3 के अंदर, पहली चीज इसको हम आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कंसिडर करते ही नहीं है, क्योंकि हमें इसके लिए क्या लगता है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम इसमें बदलाव करते हैं हमें साथ में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 दोनों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। शेड्यूल 1 में नाम लिखे इसलिए नाम चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल 2 में राज्यसभा में सीट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहले टोटल 5 लोग जा रहे थे, अब जो नए 2 स्टेट्स बने, 1 से 3 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा ना, स्टेट से 3 जा रहे हैं, स्टेट से 2 जा रहे हैं, पहले 5 के बजाय चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो उसको आप रिकॉर्ड करते हो। कैसे रिकॉर्ड करोगे, सिंपल मेजोरिटी के तहत। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत कशिश? नए डिस्ट्रिक्ट बनाने में इसको न्यू डिस्ट्रिक्ट वगैरह बनाने की डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए नहीं लगेगा। डिस्ट्रिक्ट का बताती हूँ। जैसे इंडिया में स्टेट्स को चेंज करने का काम किसका है, सेंटर का ना, लेकिन स्टेट्स को चेंज करने का काम, स्टेट्स के अंदर कोई भी बदलाव करना है, चेंज करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, वो अपने हिसाब से करेगी। जैसे अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में 5 नए स्टेट्स आए, 5 नए डिस्ट्रिक्ट आए ना, 33 हो गए ना, अपन 33 हो गए, 5 नाम और हो गए याद करने को। ठीक है, और उनकी लोकेशन पता करने को। तो ये जो भी इंटरनल चेंजेस करने, नाम बदलना है, नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है, ये राज्य सरकार के ऊपर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है। अब एक चीज समझते हैं, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment under article 368. 368 के तहत ही अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करते, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, अगर हमको किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, ठीक है, मान लेते हैं नया स्टेट बनाना है, छत्तीसगढ़ से ही एक नया स्टेट बनाना है, मान लेते हैं साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ और थोड़ा पोर्शन उड़ीसा का मिला के एक नया 3rd स्टेट बनाना है, जो माओइस्ट अफेक्टेड रीजन है ना उसको मिला के, महाराष्ट्र भी मिला के। अब वो जो नया स्टेट बनेगा उसके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 स्टेट्स है, कौन कौन से, महाराष्ट्र जिससे कुछ एरिया हम ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ जिसके कुछ एरिया ले रहे हैं, उड़ीसा जिसका कुछ एरिया ले रहे हैं, इन तीनों को प्रेसिडेंट एक चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है कि हम ये सारे बदलाव करने जा रहे हैं, आप अपना मत इस दिन के पहले हमें दे दीजिए। आप चाहे अग्री करो चाहे नहीं अग्री करो। अब इंटरेस्टिंग बात, फॉर्मेलिटी के लिए तो बोल दिए ना कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, पर वो ओपिनियन से प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के डिसीजन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो करेंगे, तुमको चाहे जो करना है तुम कर लो, तुम सर के बल उल्टा खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्या लिखा है, where the proposal contained in the bill, यहाँ से where the proposal contained in the bill affects the area, या फिर जिसकी बाउंड्री या नाम को इफेक्ट कर रहा है, that bill has to be referred to the president, has to be referred by the president to the legislature of that state for expressing its views। अपना ओपिनियन बता दो भाई, within such period as may be specified। ठीक है, within such period as the president may allow। और उसके बाद अगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी कंसिडर नहीं करने वाले। इफ दे हैव मेड अप देयर माइंड तो करने वाले। दूसरी चीज, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, लेजिस्लेटिव सिस्टम में कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले ही प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। ऑर्डिनेंस इज नॉट अ बिल। ठीक है, हाँ वो अलग चीज है। कुछ ऐसे बिल होते हैं, बिल और एक्ट में अंतर पता है? कोई चीज जो, जैसे मान लीजिए मुझे एक
बिल पास करना है कि कल से हर कोई या तो साइकिल में आएगा या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएगा, ठीक है। आईसी इंजन यूज ही नहीं होगा। मान लो मुझे ये पास करवाना है, तो जब मैं ये विधेयक बोलते हैं ना, जब मैं इसे रखूंगी बस डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, टेबल कुर्सी पटकेंगे, जो भी होगा, पास हो गया तो फिर अगले हाउस में जाएगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, कुर्सी टेबल पटकेंगे, फिर पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर वो बन जाएगा एक्ट, बिल बन गया एक्ट, है ना। अगर कोई कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट पहले ही साइन कर देते हैं, उन बिल्स को हम बोलते हैं कि इसमें प्रेसिडेंट पहले ही अपना रिकमेंडेशन दे चुके हैं, अपनी हामी भर चुके हैं इस पे, ठीक है। उसमें से एक बिल होते हैं वो जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी इंटरनल चेंजेस करने हैं, ये सारे बिल्स वो होंगे जिसमें प्रेसिडेंट पहले ही हामी भर देंगे, रिकमेंड कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, दूसरे हाउस में जाएगा, और आपको केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित है प्लस उपस्थित में भी हर कोई नहीं, जो वोट करने को तैयार है वो। जरूरी नहीं है हर कोई वोट करने को तैयार हो। 200 लोग आए थे, 200 लोग आए थे, हमको कितनों का चाहिए? 200 में 101 का चाहिए, लेकिन उसमें से 50 बोल दिए हम वोट ही नहीं करेंगे। कितने बचे वोट करने वाले? 150 में 75, एक ज्यादा, 76। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? सिंपल मेजोरिटी बहुत सिंपल। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, जितने भी ये लॉ बनते हैं ना, ये सारे बनाने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी लगती है। सारे लॉ जो बनते हैं, जितने भी लॉ हैं, कानून हैं, ये सारे बनाने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी लगती है। लेकिन सिंपल मेजोरिटी इसलिए लगती है क्योंकि हो सकता है ऑपोजिशन बड़ा हो, जल्दी जल्दी काम होता जाए, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी लगती है। लेकिन बताया था ना, मंत्री वोट नहीं देंगे। जब बिल के लिए वोटिंग होगी, बताओ हाथ खड़े करो कितने लोग सहमत हो, उसमें मंत्री जी हाथ नहीं उठाएंगे, मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते वोटिंग में। क्लियर है इतना? तो हमने क्या देखा? इंडिया दैट इज भारत, इसकी टेरिटरीज देख ली, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और वो टेरिटरी जो इंडिया अक्वायर कर सकता है। जब अक्वायर करेगा तो अक्वायर का नेचर होगा, अक्वायर करेगा नया स्टेट तो आर्टिकल 2 के अंदर नया स्टेट साइनापुर, ठीक है। उसमें अगर बाउंड्री में चेंजेस करेगा, नाम में चेंजेस करेगा, आर्टिकल 3, और 2 या 3 के तहत कोई भी बदलाव करने के लिए आपको लगती है केवल सिंपल मेजोरिटी, और वो बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद। प्रेसिडेंट पहले उसमें सहमति दे देंगे कि आई रिकमेंड डू दिस, ठीक है। हाँ, अब जो भी स्टेट अफेक्ट हो रहा है, जो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जिसका नाम बदला जा रहा है, प्रेसिडेंट फॉर्मेलिटी के लिए उसमें सलाह मांग लेते हैं उस अफेक्टेड स्टेट की। क्या वो ओपिनियन बाइंडिंग है? क्या वो सलाह मैटर करती है प्रेसिडेंट को? क्या उस सलाह से वो बंधे हुए हैं कि जो सलाह आएगी वही काम करना है उनको? नहीं। समझ गए इतना? इसीलिए कहा है इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, है ना। एक अविनाशी संघ है किसका? विनाशी राज्यों का। स्टेट्स की कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है, कब आए कब गए, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए रहते हैं। क्लियर इतना? नहीं, प्रेसिडेंट अपने मर्जी से कुछ करते ही नहीं। प्रेसिडेंट के पास है क्या डिस्क्रेशनरी पावर्स? बहुत ज्यादा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है, जो भी काउंसिल बोलता है प्रेसिडेंट उतना ही करते हैं। काम करते प्रेसिडेंट है, नाम प्रेसिडेंट का होता है, काम करता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसीलिए हमने ये भी देखा था ना, 2 टाइप के हेड्स होते हैं, एक नॉमिनल नाम के, एक रियल जिसके पास एक्चुअल पावर्स है। इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? और कभी भी 2 या 3 के अंडर बदलाव होंगे, इससे शेड्यूल 1 भी बदलेगा और चौथा शेड्यूल भी बदलेगा, ठीक है। क्लियर इतना? नहीं, हाँ, किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। उसमें ये नहीं कि पहले लोकसभा में जाएगा, आप किसी में भी पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बस पास दोनों से होना चाहिए, पारित दोनों से होगा,
आप इंट्रोड्यूस कहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और अभी पूछ लो, ऐसे पढ़ लो कि घर जाके रिवीजन करने का चक्कर ही ना रहे, है ना। मोस्टली ऐसे पढ़ लो कि मतलब दोबारा किताब, ऐसे पढ़ो कि दोबारा किताब होगी नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, बस यही पढ़ के जाना है एग्जाम में। अब जो डाउट्स है पूछ लीजिए आप लोग। हिंदी में दिखाऊं इसको, एक काम करती हूँ मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही दिखाती हूँ। मैम आप गूगल से देख रहे हैं? हाँ वो डायरेक्ट क्या स्मार्टफोन में स्मार्ट बोर्ड में खुल जाएगा? ये है ना, अच्छा ये अपना उस दिन का खुला ही हुआ है। इसी बहाने देख भी लेंगे इसको दिखता कैसा है। देखिए, क्या देखे कभी कॉन्स्टिट्यूशन? देखा कौन कौन नहीं है अभी तक? दर्शन नहीं हुए हैं, संविधान के दर्शन नहीं हुए हैं? अरे इतनी सुंदर सुंदर किताबें आती हैं भाई, लोग उसको लेदर बाइंडिंग में खरीदते हैं, आपको पता है? चलिए देख लें आज। कैसा दिखता है? और कितना बड़ा चाहिए था? वैसे भी दुनिया का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, द्विभाषी रूप में 5वां जेबी संस्करण है, पॉकेट एडिशन। ठीक है चलिए देखते हैं। कानूनी आदेश ये काम का नहीं है। चलिए, भाग 1, कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं? 25 ना। भाग 1, अभी हम क्या देख रहे हैं? भाग 1। हमने अभी क्या देख लिया? भाग 1। देख लीजिए भाग 2, सिटीजनशिप, नागरिकता, इसको भी देखते ही चलते हैं, ठीक है। इसमें कितने? अच्छा हाँ, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि किस पार्ट में कितने आर्टिकल्स हैं। पार्ट 1 1 से 4, पार्ट 2 5 से 11, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। डायरेक्टिव है ना, रास्ता दिखाता है, गाइडिंग लाइट है। हाँ तुम चल नहीं पाओ बात अलग है, लेकिन रास्ता तो दिखा रहा है कोई, ठीक है। ये शुरू होता है 36 से लेके ये चलता है 51 तक, ठीक है। 51 मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये अमेंडमेंट ये पहले हमारे पास नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, 1976 में ऐड हुआ, इसीलिए देखिए 4 का पार्ट 4 कैपिटल ए, पार्ट 4 ए, आर्टिकल क्या है? 51 का 51 ए, ये कैपिटल वाला ना, मूल कर्तव्य। अब भाग 5 यूनियन, संघ। तो पहले राष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव पे आएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति हो गए, उसके बाद मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, ये अपने वो हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। हाँ अटॉर्नी जनरल। अच्छा मान लो भारत चीफ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट का कोई केस लड़ रहा है, कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं, इसीलिए अटॉर्नी जनरल। क्या नाम है? महान्यायवादी, एक ही आर्टिकल, हैवी वेट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, सरकारी कार्य का संचालन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ठीक।
संसद, पार्लियामेंट। अब ये पार्ट 5 का चैप्टर 2 है। तो पहले हम एग्जीक्यूटिव देख लिए। एग्जीक्यूटिव में हम लोग प्रेसिडेंट देख लिए, वाइस प्रेसिडेंट देख लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लिए, और हमने देख लिया अटॉर्नी जनरल। बहुत कठिन वर्ड है, दोबारा नहीं निकलेगा जबान से मेरे, ठीक है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल क्लियर है आप लोग? अटॉर्नी जनरल क्लियर है? ठीक। कौन है गवर्नमेंट के अधिवक्ता? मैंने भी पहली बार देखा है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। हाँ हाँ, बाहर वाले कोर्ट में, आईसीजे में होगा। तो यूएन का एक ऑलरेडी कोर्ट सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो वहां होगा, ठीक है। एक व्यवस्था और है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, भारत उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें पार्ट 5 का चैप्टर 2, चैप्टर 1 डील करता है एग्जीक्यूटिव से, जो गवर्न करते हैं सरकार के हिस्से वो। चैप्टर 2 डील करता है पार्लियामेंट से, संसद से। तो संसद का गठन, राज्यसभा, लोकसभा, दुनिया भर की कहानियां, संसद के अधिकारी, यहाँ पे बात हो रही है स्पीकर, चेयरमैन इनकी, ठीक है। काम उनका, सदस्यों की निर्भरताएं, प्रिविलेजेस, कि उनको क्या स्पेशल प्रिविलेज, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि ये हिंदी है, हमें हिंदी कमजोर है, हमारी सबकी जनरली हिंदी कमजोर है। आपकी हिंदी मजबूत है? प्योर हिंदी बन रहे हैं ना आपको? ये बन रहा है ना? ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लॉ कैसे बनेगा, ठीक है, ये सब। अब चलिए बहुत लंबा हो रहा है, 395 तक दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब ये पार्ट 6 स्टेट पे आ गए। स्टेट 6 से, पार्ट 6 से हमारा स्टेट शुरू हो जाता है, और इसमें जो है यहां तक हमारा सुप्रीम कोर्ट के भी आर्टिकल्स हैं उसमें, जुडिशरी के। स्टेट में जब आएंगे तो स्टेट में भी वही है, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट, चैप्टर 2 आपका स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, चैप्टर 3 आपका हाई कोर्ट होता है, फिर आपके जो छोटे कोर्ट्स होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बारे में दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा, वो कर लें, 4 आर्टिकल्स पढ़ लें, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और ये पूरा करना है ना, हाँ पूरा संविधान करना है, ठीक है। अरे यार हाथ दुख गया, हाँ ये ठीक है, आ गए, ठीक है। भाग 2 नागरिकता, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। शुरू ही परंतु से हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। क्या बोलता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। क्या है? भारत अर्थात इंडिया, 2 नाम हो गए, राज्यों का संघ है यूनियन, क्लियर इतना? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो पहली सूची फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, स्टेट्स आते हैं, स्टेट की टेरिटरी, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी में जो इंक्लूडेड है वो आते हैं, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया था, अक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। अक्वायर, हाँ अक्वायर किया जिसको। अब भाई तुम अपना खुशी खुशी आ जाओ, वरना हम मार के ले आएंगे। सिक्किम खुशी खुशी आया पहले, 74 में सिक्किम खुशी खुशी आया, तो वह अक्वायर्ड टेरिटरी का पार्ट था। फिर सिक्किम बोलता है देखो भैया एसोसिएट स्टेट नहीं रहना, मेरे को ना तुम परमानेंटली अपने परिवार का हिस्सा बना लो, ठीक है। तो वो उसमें ना थोड़े से टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप में थोड़े से अंतर आ जाते हैं, गवर्नेंस में थोड़े से अंतर आ जाते हैं।
ऐसा डिफरेंस जो समझ में आता वो अपना नहीं है, वो मतलब जैसे मान लीजिए उसमें आपको कोई उसकी खुद की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था होगी जो अलग होगी, ठीक है। तो एक कह सकते हैं वो इंडिया का ना डोमिनियन होगा, आप समझे। जैसे इंडिया यूके का, हाँ, जैसे इंडिया यूके का डोमिनियन बनना चाह रहा था, वैसे मान लेते हैं वो इंडिया का डोमिनियन होता, ठीक है। अब तो है तो इंडिया का ही, पर अपना इंटरनल मैटर तो अपने हिसाब से चलाएगा ना। अब उसका इंटरनल मैटर इंडिया चलाएगा, ठीक है। तो पहले केस में आप कह सकते हो बिजनेस था, दूसरे केस में वो इट इज पार्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है। पहले में पार्टनरशिप थी, नाउ इट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय इंडिया। तो जब पार्टनरशिप होती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। चलिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा, एज पर लॉ, पार्लियामेंट, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस है, आ जाइए, ठीक है। का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है एज इट डीम्स फिट, जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है, ठीक है। तो उसको स्टेट भी बना सकता है, यूनियन टेरिटरी भी बना सकता है। देखिए लिखा है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, एसोसिएट होना। तो इसके लिए 37वां अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, और उसमें एक शेड्यूल 10 पहली बार ऐड हुआ था 1975 में। फिर जब सिक्किम बोला कि देखो ये आर्टिफिशियल व्यवस्था अपने जैसी नहीं लग रही है, मेरे को ना आप यूनियन का पार्ट बना लो, तो इसको खत्म कर दिए थे और सिक्किम बन गया था स्टेट, यूनियन का हिस्सा, इंडिया का हिस्सा बन गया था, ठीक है। अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया, समझ गए, कौश किया गया। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा, बाय पार्लियामेंट एज पर लॉ। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, समझ गए। पूरे स्टेट को मिला लिया, पार्ट ऑफ स्टेट को मिला लिया, एक स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी को मिला लिया, आधे स्टेट पौना स्टेट, हमारे ऊपर है, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। क्लियर है इतना? क्लियर, हाँ ना, ठीक है, हाँ हाँ। चलिए, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, रिकमेंडेशन के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल, बेसिकली वहां का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, समझ गए देवियों एवं सज्जनों। हाँ, समझ गए देवी जी, आपको आसानी पड़ी, ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए, समझ गए, मतलब प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे, बताएंगे, पहले तो ये सारे चेंजेस होंगे प्रेसिडेंट की सिफारिश के बाद। प्रेसिडेंट पहले ही उसमें अपना सिग्नेचर देके भेजेंगे, भाई मेरी तरफ से हाँ समझो, ठीक है। संसद के किसी भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पर इंट्रोड्यूस करने से पहले जिस स्टेट में आप बदलाव कर रहे हो उसको एक सूचना पहुंचा दो कि देखो तुम्हारे साथ ये घटना घटित होने वाली है। इन शॉर्ट ये है। अच्छा, मंत्रिमंडल की परमिशन के बिना क्या राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं?
नहीं, तो वो मंत्रिपरिषद ही है जो बोल रहा है कि ये हमें करना है, ये हम करने जा रहे हैं। नहीं मतलब मेरा कहना है कि जैसे किसी राज्य का नाम, किसी राज्य का नाम तो ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास। हाँ, ये पावर देखो, बिल इंट्रोड्यूस तो जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? मंत्रिपरिषद। हाँ, मंत्रिपरिषद ही करता है। मंत्रिपरिषद करेगा, लेकिन नाम किसका होगा? तो प्रेसिडेंट जी खुद नहीं जाते हैं पेपर वर्क जमा करने ना, वो सिर्फ सिग्नेचर लगता है उनका। मंत्रिपरिषद डिसाइड करता है किसको क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है, इसको हम देखेंगे। वो सिर्फ वोट करने के काम आएंगे, उनको पास बदलाव करने का कोई पावर नहीं है। संसद जो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में है, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो मंत्री नहीं है, उनके पास वोट करने का पावर बिल्कुल है। अब इसको भी पारित तो कराना पड़ेगा ना, वोट तो करेंगे ना, मेजोरिटी तो लगेगी उसमें, भले 50% क्यों ना लगे, लगेगी ना। हाँ, वो तो मेजोरिटी लगेगी, दोनों में लगेगी, लोकसभा में भी लगेगी और राज्यसभा में भी लगेगी। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर ना? ठीक, देखिए, खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना। तो छोड़ो, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। हाँ, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां सिंपल मेजॉरिटी लगती है भैया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए, जो लीगल भाषा है ना, कि चाहे आप इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाला भी खोल के देख लेते हैं, वो भी इतना ही कठिन है। वो लीगल लैंग्वेज ही अलग है, इसको वो तो हर जैसे डॉक्टर जब आपस में बात करते हैं ना, समझ नहीं आता। नहीं, जो बात भी करते हैं ना, उनका बात करने का तरीका अलग है। वो फ्रंटल, डोर्सल, वेंट्रल, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो हर जो ऑक्यूपेशन होता है उसका जार्गन, उसकी जो बोली होती है वो बदल जाते हैं। जो लीगल लोग होते हैं वो अलग ही भाषा में बात करते हैं, लॉयर्स अलग बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलग भाषा में लिखा गया है। भाषा भले ही इंग्लिश है, क्या ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं, जो कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 8 में। ये हो गया। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है जितना हिंदी में है। हाँ, आम आदमी के समझने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन आम आदमी को एनकरेज जरूर करते हैं कि पढ़ लो। चलिए ठीक है, पार्ट 1, states and territories of India thereof shall be as specified in the first schedule, comprise of territory of states, union territories and such other territory as may be acquired. Parliament may by law, तो क्या लिखा था? संसद विधि, ठीक है, नए एज इट डीम्स फिट, जो भी है फॉर्मेशन। आर्टिकल 2 और 3 में अंतर समझ गए है ना? धन्यवाद, चलो धन्यवाद। हाँ, समझ आ रहा है? डाउट है? पूछ लीजिए भाई, इससे पहले हम आगे बढ़े, क्योंकि आगे दुनिया अलग है। आ रहा है? आप लोगों को ऑनलाइन कैलाश कोई कंप्लेन है तो बताइए।
हिंदी था मैम, अच्छा लग रहा था, बड़ा समझ में आ रहा था। क्या बोले आप, क्या बोले? हिंदी सारांश बड़ा सुंदर रहा। हिंदी सारांश अच्छे समझ आया, धन्यवाद। जी कैसे से थैंक आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है हिंदी में पढ़ाए थे तो। कंफ्यूजिंग लग रहा है? क्या कंफ्यूजन है आपको, आप अभी क्लैरिफाई कर लीजिए। क्या कंफ्यूजिंग लगा आप बताइए। नो मैम, समझ आ गया कोई प्रॉब्लम। देखो भाई, थोड़ा हिंदी इंग्लिश चलेगा। तो हम भारत के नागरिक हैं, डाइवर्सिटी हमारा वो है, क्या बोलते हैं, जो भगवान देते हैं ना, वरदान। हमारे लिए ना डाइवर्सिटी ना ब्लेसिंग है। कितना सारा वैरायटी ऑफ फूड है खाने को, है ना, कितनी सारी चीजें हैं, नाचने को, गाने को, सुनने को, करने को। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी में ना थोड़ा बहुत कोऑपरेट करके चलेंगे। अंग्रेजी वाले हिंदी वालों के साथ, हिंदी वाले अंग्रेजी वालों के साथ, और बाकी सब मेरे साथ। ठीक है, चलिए। अब आजादी के बाद जो स्टेट्स बने थे हमारे, उनको 4 प्रकार में बांटा गया था। 4 कैटेगरी थे। पहला बोलते हैं स्टेट ए। डिटेल में नहीं जाना है कि स्टेट ए क्यों है, स्टेट बी क्यों है, स्टेट सी क्यों है, स्टेट डी में केवल अंडमान एंड निकोबार क्यों है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, आप बस इतना देखिए क्या है। ठीक है, 4 हिस्सों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, 1953 में अब बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे हिस्सों से डिमांड आई कि भाषा के बेसिस पे राज्यों को बांटा जाए, लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे। तो बहुत सारी कमिटीज बनी। पहली कमिटी, देखो वैसे भी उस टाइम पार्टीशन हुआ था। ठीक है, 1947 पार्टीशन हो चुका था, सब घबराए हुए थे, बहुत डेथ्स हुई थी दोनों साइड पे। ठीक है, इंडिया साइड पे भी, पाकिस्तान साइड पे भी। तो देश को और बांटने से डर रहे थे कि धर्म के नाम पे इतना बड़ा बंटवारा हो गया, रिलीजन के नाम पे, अब फर्दर इंडिया टूट ना जाए, इसीलिए लोग, स्पेशली जो कांग्रेस थी, वो बच रही थी कि अभी भाषा के नाम पे और बंटवारा ना शुरू हो जाए। तो 3 कमिटीज आई। पहली 2 कमिटी 1948 में ही आ गई। एक है धर कमीशन और दूसरी है जेवीपी। जे मतलब जवाहर वल्लभ भाई पटेल और सीताबाई सीतारामैया, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। इन तीनों ने मिलके, दोनों ने एक ही रिकमेंडेशन दिया, क्या कि लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे, कमिटी के लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे देश को हम फर्दर स्टेट्स में नहीं बांटेंगे। ठीक है, नहीं बांटा गया। ठीक है, अब डिमांड आई 1953 में। कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने शायद 50 या 56 दिन का फास्ट रखा था और उनकी डेथ हो गई थी। श्री रामा, क्या नाम है उनका, रुको बेटा, हाँ, उनका नाम है श्री रामुलु। उनका नाम है पुट्टी श्री रामुलु। ठीक है, 1953 में इन्होंने फास्ट एंड टू डेथ रखा था 50 दिन से ज्यादा का। इन 56 है, 56 दिनों का, इनकी हो गई डेथ। उस टाइम दंगे होने लगे। तो ये डिमांड कर रहे थे कि पहले मद्रास एक बहुत बड़ा एरिया था, मद्रास मतलब तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो उसमें ये बोले जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन है उसको आप अलग करो मद्रास से, तमिल स्पीकिंग एरिया से। और ये डिमांड उन्होंने, इनकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ने अग्री कर ली। तो जब अग्री कर ली तो आंध्रा पहला स्टेट बन गया जो भाषा के बेसिस पे बना था। तेलुगु आंध्रा पहला स्टेट बन गया जो भाषा के बेसिस पे बना था। किससे अलग हुआ? तमिलनाडु या फिर मद्रास से। तब नाम अलग था, मद्रास था। मद्रास से अलग होके बना आंध्रा। तो जब एक बच्चे को टॉफी मिल जाती है तो सबको चाहिए अब। ठीक है, तो अब डिमांड बढ़ गई। तो जब डिमांड बढ़ी तो एक कमेटी और बैठी, उसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। इसमें फजल अली के साथ साथ 2 मेंबर्स और थे, एक पानीकर थे और एक कुंजरू थे, 2 मेंबर्स और थे। तो तीनों ने मिलके
पूरे इंडिया को फिर से भाषा के बेसिस पे अब डिवाइड किया। अब जब उन्होंने डिवाइड किया तो बने हमारे पास 14 स्टेट्स। पहला कहाँ गया? ठीक, गायब हो गया। हाँ, छुप गया होगा बेटा। पहला स्टेट तो बने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ये एडिट हो जाएगा ना, ठीक है, मैं एडिटेड वर्जन दूंगी आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। 14 स्टेट्स बने, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, और इसको करने के लिए हमें संविधान में बदलाव करने पड़े। तो वो बदलाव कैसे हुए? तो हमने पहले देखा ना, 4 प्रकार के स्टेट्स हुआ करते थे, ए बी सी डी। ए और बी में अंतर खत्म कर दिए, सी को हटा दिए और डी को बना दिए यूनियन टेरिटरी। तो ए और बी को मिला दिए, सी को हटा दिए और डी को बना दिए, डी में यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई। तो अब 2 ही कैटेगरी थी, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश। और हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? 1956 में हमारे पास थे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो जो इसके बाद 56 के बाद जो पहला स्टेट बटा वो था स्टेट ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे बटा 1960 में। पहले बॉम्बे और गुजरात, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात एक स्टेट हुआ करते थे, ये बटा और 2 स्टेट बने, महाराष्ट्र और गुजरात। तो बॉम्बे बटा 1960 में और बना महाराष्ट्र और गुजरात। 1961 में बताया ना मैंने, पोर्चुगीज से हमने लिया दादरा एंड नागर हवेली। 62 में हमने लिया गोवा और दमन एंड दीव, और इन दोनों को, मतलब इन तीनों को हमने क्या बना दिया? यूटी लिखा है, यूनियन टेरिटरी बना दिया। हाँ, फर्स्ट एवर यूटी, वो अंडमान एंड निकोबार, फर्स्ट एवर यूटी, ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा, इन सबको मिला के बना दिया यूटी। तो हमारे पास 1962 में 3 नए यूटीज और आ गए, 2 स्टेट्स आ गए, महाराष्ट्र और गुजरात। दादरा एंड नागर हवेली अलग यूटी, गोवा अलग यूटी, और दमन एंड दीव अलग यूटी। 62 में हमने फ्रेंच भगाए, पौंडीचेरी ले लिया और इसको भी बना दिया यूनियन टेरिटरी। 63 में हमने असम से नागा वाले एरिया को अलग किया, और 63 में हमने स्टेट बनाया नागालैंड का, ठीक है। 66 में अब हरियाणा बेसिकली हिंदी स्पीकिंग रीजन था, ठीक है। तो डिमांड आ रही थी कि जो सिख वाला रीजन है, जो पंजाबी स्पीकिंग रीजन है और हिंदी स्पीकिंग रीजन है, इसको आप अलग करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है। हाँ, दोनों का कैपिटल है। क्यों का कोई जवाब नहीं बेटा मेरे पास, ठीक है, यही है, ठीक है। अब 71 में हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, अगर आप ऊपर देखोगे हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, हिमाचल प्रदेश को बना दिए स्टेट, ठीक है। 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को अलग किए, किससे अलग किए? आसाम से अलग किए और इनको बना दिए स्टेट। 72 में मिजोरम और अरुणाचल को भी अलग किए, लेकिन इनको स्टेट नहीं बनाए, इनको पहले यूनियन टेरिटरी बनाए। 75 में सिक्किम जुड़ गया फाइनली स्टेट बन के। 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा तीनों को बना दिए स्टेट। पहले ये क्या थे? यूनियन टेरिटरी। 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना। छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से, झारखंड अलग हुआ बिहार से, उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तराखंड किससे अलग हुआ? हाँ, पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलते थे, किससे अलग हुआ? हाँ 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 हाँ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। बहुत बेहतरीन, ठीक है। 2014 में तेलंगाना बना, 2019 में बने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब ये बन गए 2 यूनियन टेरिटरी। अच्छा, ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है? जिनके पास ऐसी कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास उनकी खुद की विधानसभा है? दिल्ली है, केजरीवाल जी आते हैं, और हाँ हाँ,
हाँ तीसरा फ्रेंच भगाए गए थे वहां से, पौंडीचेरी। ठीक है, ऐसे ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है। ठीक है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। ठीक है, अब नाम देखते हैं। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम करके बन गया उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नाम बदल के कर दिया तमिलनाडु। 73 में मैसूर का नाम बदल के कर दिए कर्नाटका। 73 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आमिन दीवी का नाम बदल के कर दिया लक्षद्वीप। 2006 में उत्तरांचल बन गया उत्तराखंड। 2006 में पौंडीचेरी बन गया पुडुचेरी। ओडिशा 2011 में ओडिशा बन गया 2011 का ओडिशा। ठीक है, हो गया हमारा। तो ये था हमारा पार्ट 1। क्या क्या देखे? 4 आर्टिकल देखे, 40 शीरा मुलुक हमने रिबेलियन देखा, घर कमेटी देखी, जेवीपी कमेटी देखी 1948 की। दोनों कमेटी, दोनों ने बोला नहीं भैया भाषा के बेसिस पे डिवीजन नहीं करेंगे। 53 में आंदोलन हुआ, आंध्रा बना, आंदोलन हुआ, एक को टॉफी मिली, सबको चाहिए। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। उसके लिए जो कमेटी बनी वो थी फजल अली, 2 उसके मेंबर्स थे कुंजरू और पन्निकर। ठीक है, उन्होंने भारत को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। पहले 4 कैटेगरी होती थी, अब केवल 2 कैटेगरी बची। ठीक है, स्टेट कैटेगरी ए बी सी डी थी ना, ए बी में अंतर हटा दिए, दोनों कंबाइन कर दिए, सी को भगा दिए और डी में यूनियन टेरिटरीज कर दिए। उसके बाद देखे कि 1960 ऑनवर्ड्स कितने कितने स्टेट्स बने, कुछ स्टेट बटे, कुछ नए यूनियन टेरिटरी बने। उसको एक बार याद करना है, इससे क्वेश्चन आता है। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? जब व्यवस्था है तो इस्तेमाल करिए। एक मिनट, कितने? 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 अपन नहीं काउंट होते, छोड़ो। 9 में 5 हैं। ठीक है, वो एक है ना ऑनलाइन भी तो है, एक ऑनलाइन भी तो है, उनका मत बहुत मायने रखता है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक बताइए, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हाँ बताया था ना मैंने, है ये कुछ ऐसे छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनका अपना कल्चरल या फिर उनका ट्रेडिशनल या फिर उनका वे ऑफ लाइफ या फिर ऐसी चीजें हैं जो शायद स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो यूनियन उसके लिए अलग से रिसोर्सेज नहीं देना चाहता। यूनियन बोलता है भाई मैं ही चला लूंगा, इसको मैं चला लूंगा। हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कह सकते हो। वैसे स्पेशल ट्रीटमेंट स्टेट्स को भी मिलता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको डायरेक्टली यूनियन गवर्न करता है, वो उसको बनाना ही नहीं चाहता स्टेट। उसके बहुत सारे कारण है, स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मतलब भारत की सुरक्षा के हिसाब से भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, उसको किसी स्टेट को अगर दे दिया तो दगाबाज निकला तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और यहाँ पे हमारे एयरफोर्स और नेवल बेसेस हैं, तो कभी कभी ना स्ट्रेटेजिक मतलब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको सेंटर ना देना नहीं चाहता, उनको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखना चाहता है। ठीक है, तो सेंटर जिन भी एरियाज को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखना चाहता है उसको बना देगा यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को रखना चाहता है, बना दिया ना। ठीक है, जिनको सेंटर अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखना चाहता है उनको यूनियन टेरिटरी बना देता है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है, इसीलिए यूटी बनाया है। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े।
ये दो सुंदर सुंदर अंग्रेजी एवं हिंदी में दिख रहे हैं आपको, ये है हमर छत्तीसगढ़। ठीक, अब जैसे पूरे यूनियन को हमने स्टेट्स में बांट दिया, वैसे हर स्टेट गवर्न या एडमिनिस्टर करने के सहूलियत के लिए एक स्टेट को अलग अलग विभागों में बांटता है। तो जैसे हमने स्टेट्स बनाए, वैसे स्टेट्स फर्दर अपने एरिया को डिवाइड करता है, तो उसको डिवीजन को समझते हैं। ठीक है, इसके डिवीजन को समझते हैं। तो यूनियन से बने स्टेट्स या राज्य, राज्य फर्दर डिवाइड होते हैं। तो राज्य का जो पहला डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं डिवीजन या फिर संभाग है। स्टेट जिसकी जमीन उसका मन जितने, बेटा वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, अभी उसको मत लो अभी। हाँ, उसका हिंदी में देख के आना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेट्स में कितने संभाग हैं ये कौन तय करता है? राज्य सरकार खुद तय करती है। राज्य सरकार को हर संभाग में कोई नया संभाग अगर मान लो छत्तीसगढ़ में बनाना है, कर सकता है। कौन करेगा? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, बघेल सरकार। ठीक है, अब ठीक है, अब मान लीजिए चुनाव नहीं हुआ, मान लीजिए चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं अपने सुविधा के लिए, हम मान लेते हैं कि बघेल जी अभी भी रूल करे। वैसे कायदे से जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, ऐसी कभी भी स्थिति हमारे प्रशासन में नहीं होती जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती। तो ये जो बीच वाला पीरियड है ना, इलेक्शन से, इलेक्शन के रिजल्ट से लेके नए मंत्री परिषद के ओथ लेने तक, शपथ लेने तक, तब तक बघेल सरकार। एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कौन, संभालेगा कौन? तो कभी भी ना कमान खाली नहीं होते, किसी ना किसी के हाथ में होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बघेल सरकार चाहे तो बांट सकते, अभी नहीं बांट पाएगी क्योंकि विधानसभा भंग हो चुकी है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट है। तो स्टेट का पहला डिवीजन होता है संभाग में। ठीक है, बड़ा डिवीजन होता है। हर डिवीजन के हर संभाग में फिर कुछ छोटे 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 एरियाज में आप उसको फिर से बांट सकते हो। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट या जिला। फिर डिस्ट्रिक्ट अलग बढ़ता है ब्लॉक्स में, फिर बढ़ता है तहसील में, है ना। तो ये बंटवारा होता है। अभी हम कहाँ तक बंटवारा देखेंगे? अभी हम देखेंगे स्टेट का बंटवारा डिविजन्स में, संभागों में, और संभाग का बंटवारा डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी बस इतना ही देखेंगे आज, बस कोशिश करेंगे कि इतना देख लें। कल की क्लास भी पूरी छत्तीसगढ़ वाली ही रहने वाली है, क्योंकि यही करने में बहुत समय लगेगा हमको। ठीक है, तो कितने डिविजन्स हैं छत्तीसगढ़ के? अलग अलग रंग दिख रहे हैं आपको। ऊपर वाला, ये वाला पीला, ऑरेंज और पिंक। हाँ ठीक है, नारंगी वैसे दिख रहा है, पीच कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो है सरगुजा। ठीक है, दूसरा वाला है आपका, अरे वाह, आता है आपको ये सब, पढ़ चुके? चलो बधाई, जल्दी हो जाएगा। ये है अपना रायपुर, ये है अपना, वेरी गुड, ये है अपना, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मस्त है, ठीक, सॉरी माफी, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, अब अच्छा, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है? लैटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं?
एक को देशांतर रेखा बोलते हैं, एक को अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश क्या होती है? लंबी वाली, लेटी वाली? देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड्स होती है, लंबी वाली, ठीक है। अक्षांश रेखा लैटिट्यूड्स होती है, लेटी वाली। तो छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल पता है आपको, इसका क्या लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है? ज्योग्राफी क्लास नहीं हुआ है? नहीं हुई है, इसको अपन कल कर लेंगे। हाँ, सरगुजा के ऊपर से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से जाता है? 5 से जाता है। चलिए, अगर एरिया वाइज देखें तो हमारा लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर, पहले नंबर पे। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, ये देख लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा है आपका दुर्ग। तो ये स्मॉलेस्ट है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एरिया की, क्षेत्रफल की। एरिया के हिसाब से जो सबसे छोटा संभाग है वो है दुर्ग, और एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा संभाग है वो है आपका बस्तर। एरिया के हिसाब से ये हो गया लार्जेस्ट। इसको लिखते चलिए छोटा छोटा। ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? किसके पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बिलासपुर। बिलासपुर, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बिलासपुर के पास है। अगर हम किसकी बात करें? अगर हम बात करें केवल संख्या की, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से इसके पास सबसे ज्यादा है। किसके पास? बिलासपुर के पास। अब ये क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, ये संख्या हो रही है किसकी? जिलों की। और सबसे कम किसके पास है? हमर रायपुर। ठीक, ठीक है। कितने हैं? 5। तो एरिया के हिसाब से अगर बात करें, लार्जेस्ट बस्तर, स्मॉलेस्ट दुर्ग। संख्या के हिसाब से बात करें, अगर नंबर के हिसाब से, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से बात करें, लार्जेस्ट बिलासपुर, स्मॉलेस्ट सबको फोन आ रहे हैं, मम्मी फोन। बेटा, ये डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा होती है ना, वो तय करती है जनसंख्या कितनी है। जैसे कुछ ऐसे, जैसे आप जैसे पहाड़ी एरियाज में जाते हो तो जनसंख्या कम होती है, तो वहां के ना डिस्ट्रिक्ट का साइज बड़ा हो सकता है, वहां का एरिया बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहां पे भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बेसिकली आप एडमिनिस्टर किसको करो? लोगों को ना। तो उस हिसाब से आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है। तो बांटने का, बंटवारा करने का जो मेन प्रिंसिपल है वो ही है जनसंख्या। तो अगर हमको कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा दिखे एरिया वाइज, कोई छोटा दिखे, तो ये मत समझना ये एरिया में बड़ा है, समझना कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। जो एरिया बड़ा है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। डेंसिटी मतलब 1/1 का एरिया ले लो, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में उसमें कितने आदमी हैं, रह रहे हैं। डेंसिटी क्या बोलते हैं? बस्तर का एरिया ज्यादा, हाँ, बस्तर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 7 है, बिलासपुर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 8 है, इसमें 8 है। रायपुर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 5 है। क्षेत्रफल और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंतर है दोनों में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे पास टोटल? 33। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तरी डिवीजन कौन सा है? सरगुजा। उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेरी गुड। ये नॉर्दर्न मोस्ट क्या है?
नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, और क्या बोल सकते हैं इसको, नॉर्दर्न मोस्ट, सरगुजा को बोल देंगे नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन या फिर संभाग, सबसे उत्तरी, है ना। बस्तर हो गया हमारा दक्षिणी संभाग, है ना। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दक्षिण, सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सुकमा, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम और पूर्व में। बताइए सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे पश्चिम में डिवीजन भी बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट भी बताएंगे, देख के बताइए। पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिम मतलब वेस्ट, और पूर्व मतलब ईस्ट। ये ईस्ट है आपका और ये है आपका वेस्ट। अब बताओ वेस्टर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है। अच्छा आपको पेट दिख रहा है, पेट दिख रहा है उसका, तो ये समुद्री घोड़ा जो होता है उसके जैसा दिखता है ना, तो ये बेचारे की टमी हुई ना, पेट हुआ ना उसका, ठीक है, वैसे ये है, ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट है, तो वेस्टर्न मोस्ट भी बस्तर ही है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ, बीजापुर। ईस्टर्न मोस्ट हुआ आपका जशपुर, जशपुर आपका ये ईस्टर्न मोस्ट हुआ, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट हुआ, ये आपका सदर्न मोस्ट हुआ। तो देखिए आसान है ना, जो नॉर्थ में है और जो ईस्ट में है दोनों एक ही डिवीजन में है, सरगुजा। जो साउथ में है और जो वेस्ट में है दोनों एक ही डिवीजन में है, बस्तर। जो नॉर्थ मोस्ट, जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो है आपका बलरामपुर, जो सदर्न मोस्ट है वो आपका सुकमा, जो ईस्टर्न मोस्ट है वो है आपका जशपुर, और जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है आपका बीजापुर। क्लियर है इतना। याद किसको किसको है कि कौन सा जिला कहाँ है, डिविजन्स में स्टेट वाइज याद है, याद है, पूछेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक, चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले आता है सरगुजा, देखिए शेप पे मत जाइएगा ना, फिर आता है बिलासपुर, फिर आता है दुर्ग, रायपुर, और फिर आता है आपका बस्तर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सबसे पहले आते हैं सरगुजा पे, कौन कौन है गया है कभी, मैनपाट गए घूमने, ठीक, कैसा था, ठंडा था, वो हट वाले में रहे, और कोई गया है घूम, ससुराल मायका होने वाला ससुराल, जैसे है आपका होने वाला ससुराल पता नहीं कहाँ है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप बताएंगे अब है? हमारे मैं बोलिए आप बताइए, मैंने बताया ऐसे होना चाहिए, क्यों, हम उस जनरेशन के नहीं है, मैं लग सकती हूँ, मैं जेनजी हूँ नहीं, मैं मिलेनियल हूँ, ठीक है, ठीक है, हम आपकी जनरेशन के हैं नहीं, आप शॉर्ट फॉर्म मत बोलिए, आप पूरा पूरा बोलिए, ठीक है। चलिए एमसीबी, इसका नाम महेंद्रगढ़
अरे हाँ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, वो एन दिख रहा है ना? अच्छा, ये मिटता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ओ तो क्या मतलब हुआ सिलेक्ट करने का? ठीक है, पहला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, दूसरा ठीक कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया नहीं, कोरिया। उसके बाद ठीक, फिर आइए आइए आइए, आप तहसील नहीं बोलने बोले आपको, उत्तरी ना, आइए, अरे आइए लिखिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम सब समझदार हैं, आइए, हम थोड़ी देर बैठेंगे, एक मिनट, हाँ हाँ, MM बलरामपुर, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? हाँ, नीचे वाला सरगुजा की स्पेलिंग SUR है कि SAR है? F, ठीक, सरगुजा, हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है, आगे जशपुर, ठीक है, हाँ, उसके बाद नीचे बिलासपुर, 8 है, बनाइए। आपको आता होगा ना मैप रिक्रिएट करना? हाँ, आ जाइए आ जाइए। शेप नहीं बनाना है हमको ना, एग्जैक्टली एज पर साइज नहीं बनाना हमको, बस ऐसे बनाना है कि हमें याद हो जाए, ठीक है। 3 खाने, 3 खाने, 1 खिड़की, 2 छोटे पेट डोर, 3 दरवाजे, 1 खिड़की, 2 छोटे पेट डोर। आठ है ना बिलासपुर में? 8 है। ऊपर वाले में से नया वाला कौन सा है? ऊपर वाले में से, सरगुजा में से नया कौन सा है? ठीक, MCB, हाँ ठीक है। नहीं, ऊपर, यहाँ पे लेटेस्ट जो नीचे आप लिख रहे हो ना, ये लेटेस्ट फॉर्म्ड है। सबसे नया कौन सा बना है? सबसे लेटेस्ट, 5 में से एकदम सबसे नया शक्ति, हाँ शक्ति है नीचे, ये सबसे नया है 5 में से। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और आएगा ना, 1 2 3 बेटा, देखिए रुकिए, ऊपर 3 ही है, बहुत बड़े, कोई बात नहीं। ऊपर हमारे कितने हैं? अरे बाप रे, नीचे 5 है, ठीक है। शक्ति ये रायगढ़ है, ये सारंगगढ़, भिलाईगढ़, लिखिए, याद हो जाएगा। फिर ऊपर कोरबा, गोरेला पेंड्रा, ऊपर ऊपर
जीपी इसके नीचे हाँ अरे जांजगीर चांपा किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? हाँ उसके लिए भी, और टेक्सटाइल के लिए भी फेमस है। हाँ पेपर इंडस्ट्री भी है। हाँ ठीक है, दुर्ग कौन बनाएगा? आ जाइए आ जाइए। अच्छा आइए, मिटाइए या फिर नीचे जाएगा ये नीचे जाता है, नीचे मूव कर। पेन मोड से हटाओ, पेन मोड से। कोई बात नहीं, उसको हटाना पड़ेगा तो प्लान आ रहा है। पेन का मोड अच्छा एक काम करिए, अरे छोड़ो भाई मोह माया। हाँ लो, हाँ दुर्ग। याद है मेरे को, एक भी कोड याद नहीं। कौन किसका पड़ोसी है ये भी याद करना है ना? कितने वो हैं जो स्टेट किसी दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते, वो भी याद करना है। हाँ हाँ आप तो बोले दुर्ग बनाना है, आपकी इच्छा हो तो रायपुर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक, मैं पूरा बनाता हूँ। हाँ ठीक है बताइए। हाँ ठीक है, दुर्ग के 7 हिस्से हैं, यहाँ 4 यहाँ 3, बिलासपुर का ऊपर 3 नीचे 5। ये सब छोड़ दीजिएगा, ये हो गया है। ठीक है। अच्छा अच्छा आप पूरा ही बना दिए, वेरी गुड। ठीक, कोई कंफ्यूजन है? तो उसे बनाएंगे क्यों है? अपने कंफ्यूजन के लिए बनाया। अच्छा पूरा पीछे है। हाँ, एंगल। ये वाला है मैम, ये अपना है, सॉरी दुर्ग संभाग। हाँ ये यहाँ पे आएगा आपका बेगूसराय, हाँ उसके बाद आएगा दुर्ग, हाँ उसके बाद आएगा बागपत। हाँ ये आएगा आपका वर्धा, कबीर धाम, बेचारा कबीर धाम। ये आएगा राजनांदगांव। ये वाला क्या आएगा? राजनांदगांव पक्का वही है, और कंफ्यूजन है? दुर्ग का पड़ोसी है नीचे वाला, ये अभी नया नया बना है बीच वाला, खैरागढ़। उसका भी कोई शॉर्ट फॉर्म है ना? है ना? खैरागढ़ का क्या शॉर्ट फॉर्म रखे हैं उसका? वो युवराज वाला है, युवराज केसीजी ना, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। केसीजी छुई खदान, फिर नीचे आता है राजनांदगांव, फिर एमएम है, एम स्क्वायर्ड है ना? हाँ मैम कैमरा थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, उसको सेटअप तो सही कर देंगे। मैं नहीं ठीक रहा हूँ, ये कि युवराज थोड़ा फोकस भी कर दीजिएगा। दिखना, ये वाला आपका रायपुर है। हाँ रायपुर करिए करिए, रायपुर में 5 डिवीजन है, कौन करेगा? रायपुर करोगे? उसको करने दो। रायपुर में 3 इस तरफ 2 इस तरफ है, 3 इस तरफ 2 इस तरफ। 1 2 3 4 5 5 है ना रायपुर? हाँ तो हमारे पास कितने संभाग है? 6 थोड़ी है, 5 है। ये देखिए नीचे वाली रेखा आपकी,
रायपुर संभाग में 5 ही जिले हैं। हाँ, कितने जिले बनाए आप? 5 ही है। अच्छा, ठीक। ये रायपुर आ जाएगा आपका, हम्म। ये डबल भी आ जाएगा बड़ौदा बाजार, हाँ ये महासमुंद आएगा हमें, हाँ, देन गया। ठीक। अब बनाइए बस्तर। बस्तर आप बनाएंगे? किसी को बस्तर याद है? बस्तर कौन बनाएगा? आइए आइए, बस्तर बनाइए। बनाना है? नहीं, आप तो बोले आपको याद है। बस्तर सिंपल है। बस्तर का एक शेप बनता है, तो चंद्रयान। यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ था ये। अरे ठीक है ना। एक साथ कांकेर और कोंडागांव एक साथ। बी बी एक उधर उधर। बस्तर और बीजापुर, ठीक है। बीच में पड़ा दंतेश्वरी माता और नीचे पड़े नारायण भगवान। नारायणपुर हो गया। बस्तर इजी है। हाँ, ऊपर भी बना दीजिए तो एटलीस्ट पूरा स्टडी कर लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया आपको, बताने के लिए। वो आपके पीपीटी में है वैसे वो इमेज, ठीक है। ये हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हाँ, अच्छा, आप अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं ना? नहीं, रंग करूंगा मैं भूल जाऊंगा। अच्छा ठीक। नहीं भाई, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऊपर नीचे हो रहा है ना। अरे चलेगा चलेगा, उसका टेंशन नहीं। अभी स्टेट बाउंड्रीज पे नहीं जा रहे, कौन सा किसके बगल में। अभी बनना ले, बहुत बड़ी बात है। हाँ, यहाँ पे आएगा आपका बीएसपी जेसी जेसीपी कर दीजिए। जेसीपी, हाँ, चांपा। ये ऊपर वाला कौन सा आएगा आपको? शक्ति। बिलाईगढ़, सारंगगढ़ वाला। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और क्या है? ऊपर तो है, बिलाईगढ़ दूंगी ना। बस इतना ही है। बस। ये क्या बताए थे आपको? एमसीबी। याद है आपको? कोरिया। हाँ। ये वाला है सिल्वरपुर। वाला आएगा ये आएगा जशपुर। बलरामपुर। डन। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक प्रश्न 2 नंबर एक्सपेक्टेड रहता है। 50 मार्क्स का सीजी आता है, 50 मार्क्स का आपका पॉलिटी आता है। वैसे पॉलिटी एक खासियत है क्या, पॉलिटिकल डिवीजन बस है छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखना है उनको, काम कैसे बनता है, और पंचायती राज देखना है। उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ पॉलिटी का सिलेबस नहीं है, सिर्फ इंडियन पॉलिटी। जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को देना है। आपको इंडियन इकोनॉमी अगर पढ़ लिया है तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ही है। जीडीपी निकालना आ गया, वही है, जीएसडीपी हो जाता है वो, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एनवायरमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ, आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री अलग है, लेकिन पॉलिटी में ज्यादा नहीं है छत्तीसगढ़ पॉलिटी का पार्ट। हाँ, ये थोड़ा सा जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ी सी घबराहट होगी, बाबा रे बाबा बहुत सारा है, लेकिन इसको याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन सिंपल है। स्ट्रक्चर शेप को ध्यान ना देते, सबसे पहले आप डिविजन्स को देखिए और स्टेट्स को देखिए, स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर लीजिए, हो गया। फिर बाउंड्री पे आ जाएंगे बाद में।
ये तो है, ये नारायणपुर। अच्छा हाँ, यहाँ आएगा। हाँ, देवी माँ और नारायण भगवान आजू बाजू। ठीक है, ठीक है, तो 32 बनाए थे हमने, 33 बना दिए। ठीक है, क्लियर है इतना? नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट। हाँ, ये हम पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं ना। जियोग्राफी में जब पढ़ेंगे तो हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे, भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, वो अलग है, वो डिपेंड करता है। तो छत्तीसगढ़ में बीच में प्लेन एरियाज है, नीचे आपका हिली टेरेन है, ऊपर आपका हिली टेरेन है। जैसे इंडिया का अगर आप भौगोलिक विभाजन पढ़े होगे, पॉलिटिकल डिवीजन तो क्लियर है अपने को, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी। लेकिन अगर फिजिकल भौगोलिक विभाजन पढ़े हो तो भारत कितने भागों में बांटा गया है? 5। पहला, ऊपर का हिमालय और पूरा आसाम नॉर्थ ईस्ट का माउंटेन कॉम्प्लेक्स। बीच का पूरा रीजन क्या है? प्लेन वाला एरिया। उसके बाद नीचे वाला पूरा रीजन क्या है? प्लाटो, पठार, पेनिनसुला प्लाटो। प्लाटो के बगल अगल क्या है? कोस्ट है। जो वेस्टर्न घाट्स है और जो ईस्टर्न घाट्स है वो पठार का हिस्सा है, वो प्लाटो का पार्ट है। उसके बाद जो चौथा डिवीजन है वो है आपका कोस्ट, है ना। और पांचवा क्या है? आइलैंड्स। वैसे ही जियोग्राफिकल डिवीजन अलग होगा, पॉलिटिकल डिवीजन अलग होगा। अभी हम क्या पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने स्टेट्स की क्लासिफिकेशन देखा, तो इसको भी साथ साथ में निपटाए दे रहे हैं। ठीक है, ताकि ये पाइल अप मत हो, जल्दी जल्दी होते जाए। एक बार इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, फिर से बना लो बेटा। ठीक है, इस क्लास का यही काम रहेगा कि घर जाके मेहनत ना करनी पड़े। अगर यहाँ है तो कर लेते हैं, निपटारा करते हैं। सुंदर नहीं है? सुंदर वाला चाहिए? अरे रुको रुको, नहीं नहीं, सुंदर सुंदर देख लेते हैं हम। नहीं, सुंदर वाला भी देख लेते हैं बेटा। ये सुंदर वाला चलेगा? ये सुंदर वाला चलेगा? इसमें भी है, इसमें भी सब है, और ये क्लियर ज्यादा है। शक्ति बनाए थे, शक्ति कर देना था ना। शक्ति क्या कर सकते हैं बेटा? ये एक और बाकी बचा। कोशिश कर सकते हैं बिना देखे बनाने की। हाँ चलिए करें, चलिए मिटा दो उसको, हटा दो। आपको देखना ही नहीं है इसकी ओर, इसको सेव कर दो।
अरे बाबा रे, ये सब नहीं आता अपने को, छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, अभी समय है हमारे पास, 3 मिनट का समय है हमारे पास, 3 मिनट। अरे कम से कम 2-3 संभाग हो जाएंगे। अरे बस्तर ही कर लेते हैं, सिंपल है बस्तर। अरे कर लेते हैं भाई, 3 मिनट, क्या पता एग्जाम में ये 3 मिनट बहुत काम आ जाए। समय का सही उपयोग करिए, घर जाके बहुत बेहतर काम होंगे, है ना। अच्छा, आर्मी वाले जो होते हैं ना बेचारे, जो ट्रेनिंग करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सोच से ज्यादा है, तो आपकी शक्ति आपके सोच से बहुत ज्यादा है, उसका उपयोग करिए, करिए, उसको उपयोग में लाइए, क्योंकि फिर सिटीजनशिप स्टार्ट करनी है। ये वाला जितनी जल्दी निपटेगा बेटा, ये जितनी जल्दी निपटेगा, 2 नंबर पक्के हैं। 2 नंबर, 2 नंबर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, 2 नंबर बहुत होते हैं। मेंस के आंसर हैं भाई ये, देखो एक क्वेश्चन पक्का है। अच्छा, एमसीबी हो रहा है, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, सॉरी सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर। रेप्लिकेट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। हो गया, बन गया। अरे शेप नहीं बनाना है, शेप नहीं बनाना है अभी, शेप इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न क्या है, किस डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसका पड़ोसी है, बस, वो भी किस डिवीजन में किसका पड़ोसी है, ठीक है। उत्तराखंड, बालोद, कबीरधाम, रायगढ़, राजनांदगांव,
ये जगह नहीं है इसके लिए, ये नीचे होगा नहीं। लगाओ, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सतना। जा रहे, थक गए? बाबा रे अभी खाना बनाना, खाना लेने जाना। चलिए चले, कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 पूछिए। बड़ा बिल्कुल। आप अपना भी क्या करते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ नए स्टेट बनाए गए है? अभी हमारे नए जिले बनाए हाँ गए, गुड बेटा। हाँ हमारे नए जिले बनाए गए हैं, तो जो शेप